अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब। हम अपर लिम्ब की जितनी भी बोन्स हैं उन तमाम बोन्स के फ्रैक्चर को बारी बारी स्टडी करेंगे और साथ में उनके ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो आ जाता है फ्रैक्चर वो है फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल का फ्रैक्चर जो है वो कॉमन होता है मेल्स में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसमें मिड शाफ्ट ऑफ बोन जो है उसका फ्रैक्चर ज़्यादा होता है। लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल जब फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्रूमियो क्लेविकुलर जॉइंट की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल के फ्रैक्चर की वजह से एक्रूमियो क्लेविकुलर जॉइंट की डिस्प्लेसमेंट इसलिए होती है क्योंकि जो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल है ये एक्रूमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ मिलकर एक्रूमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा होता है। तो जब लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल की डिस्प्लेसमेंट होगी या फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से एक्रूमियो क्लेविकुलर जॉइंट भी डिस्प्लेस हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इसका नॉन ऑपरेटिवली ट्रीटमेंट करते हैं। नॉन ऑपरेटिवली ट्रीटमेंट में हम 3 to 6 वीक्स के लिए आर्म को ब्रॉड आर्म स्लिंग की पोजीशन में रखते हैं। अगर हमारे पास ओपन फ्रैक्चर है और उसके साथ साथ न्यूरोवेस्कुलर इंजरी भी हुई है तो हम उसके लिए ओपन रिडक्शन करेंगे और इंटरनल फिक्सेशन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में एंटीरियर डिसलोकेशन कॉमन होती है। इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है कि जो ह्यूमरस का जो हेड है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है और कोराकोइड प्रोसेस के नीचे और ग्लिनोइड कैविटी के सामने आ जाता है। शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन होती क्यों है? फोर्स्ड एब्डक्शन की वजह से या एक्सटर्नल रोटेशन हो, इसकी वजह से जो है एक्सटर्नल रोटेशन मैकेनिज्म या फोर्स एब्डक्शन मैकेनिज्म की वजह से शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। अगर तो डिसलोकेशन जो है वो डैमेज कर रही है ग्लिनोइड लैब्रम को भी तो हम इसको कहेंगे कि ये बैंकार्ट लेयन है। बैंकार्ट लेयन क्या होती है कि अगर शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन ग्लिनोइड लैब्रम को डैमेज कर दे तो हम इसे कहते हैं बैंकार्ट लेयन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन का ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट हम 3 मेथड्स के ज़रिए करते हैं। इंट्रावेनस सिडेशन में या फिर जनरल एनेस्थीसिया के अंडर 3 मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले कोचर्स मेथड है, दूसरा हिपोक्रेटिक मेथड है और थर्ड वन हैंगिंग आर्म और ग्रेविटेशनल मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोचर्स मेथड के थ्रू हम किस तरह शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन का ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें हम एक न्यूमेरिक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं टीयर। T stands for traction, E for external rotation, A for adduction and R for rotation। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ट्रैक्शन। हम क्या करेंगे, एल्बो को 90 डिग्री पे फ्लेक्स करेंगे और उसके बाद हम आर्म के ऊपर ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। देन सेकंड पॉइंट पे हम एक्सटर्नल रोटेशन अप्लाई करेंगे। थर्ड पे हम एडक्शन अप्लाई करेंगे। जो फ्लेक्स्ड एल्बो है हम उसे क्या करेंगे, चेस्ट के अक्रॉस अडक्ट करवा देंगे। लास्ट पे है रोटेशन। इंटरनल रोटेशन करवाना है। हमने क्या करना है कि आर्म को इंटरनली रोटेट कर लेना है, ठीक है, रोटेट आर्म बैक इंटरनली। सेकंड मेथड है हमारे पास हिपोक्रेटिक मेथड। हिपोक्रेटिक मेथड में हमने क्या करना है, पेशेंट को ग्राउंड या बेड पे लिटा देना है। उसके बाद हमने उसकी एल्बो को एक्सटेंड करना है और उसकी आर्म पे ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो सर्जन्स हील है वो हम अप्लाई करते हैं अगेंस्ट द साइड ऑफ पेशेंट चेस्ट, ठीक है। काउंटर ट्रैक्शन को प्रमोट करने के लिए हम सर्जन्स हील को अप्लाई करते हैं अगेंस्ट द पेशेंट चेस्ट। थर्ड मेथड है हैंगिंग आर्म और ग्रेविटेशनल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोन लिटा देते हैं। उसके बाद उसकी क्लेविकल के नीचे हम एक सैंड बैग रख देते हैं और बेड के एज पे हम उसका जो आर्म है वो हैंग कर देते हैं, ठीक है। हैंगिंग आर्म ओवर द एज ऑफ बेड। बेड के नीचे उसका आर्म हैंग कर देंगे और उसके हैंड के अंदर हम वेट पकड़ा देंगे। ये था हमारे पास हैंगिंग आर्म और ग्रेविटेशनल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं शोल्डर डिसलोकेशन की कॉम्प्लिकेशंस। इसकी 2 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक्सिलरी नर्व पाल्सी हो सकती है या फिर रिकरेंट डिसलोकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमरस के फ्रैक्चर। ह्यूमरस के फ्रैक्चर में हम डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर देखेंगे, प्रोक्सिमल ह्यूमरल फ्रैक्चर देखेंगे, ऑलिक्रन प्रोसेस का फ्रैक्चर देखेंगे, रेडियल हेड के फ्रैक्चर देखेंगे। हम सबके फ्रैक्चर बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोक्सिमल ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स। प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट ह्यूमरस के इन्वॉल्व हो सकते हैं।
एनाटोमिकल नेक इन्वॉल्व हो सकती है, सर्जिकल नेक इन्वॉल्व हो सकती है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी इन्वॉल्व हो सकती है और लेसर ट्यूबरोसिटी इन्वॉल्व हो सकती है। प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर की मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होती है? मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में ये हो सकता है कि या तो आर्म की साइड पे फॉल हो या फिर आर्म की साइड के ऊपर डायरेक्ट ब्लो हो, ठीक है, या फिर दूसरी इसकी रीज़न हो सकती है फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। मैनेजमेंट किस तरह करेंगे हम इसकी? अगर तो अनडिस्प्लेस्ड और मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम आर्म स्लिंग अप्लाई कर देंगे, आर्म स्लिंग की पोजीशन के अंदर आर्म को रखेंगे। अगर तो यंग पेशेंट्स हैं विद डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर तो उसमें हम क्या करेंगे, उनको ओपन रिडक्शन करेंगे उनकी और इंटरनल फिक्सेशन करेंगे, प्लेट और स्क्रूज के ज़रिए इंटरनल फिक्सेशन होगी। और अगर सीवियरली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है एल्डरली पेशेंट्स के अंदर तो हम हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी में हम ये करेंगे कि ह्यूमरल के हेड को के ऊपर जो है हम एक प्रोस्थेटिक हेड अप्लाई कर देंगे। इन शॉर्ट हेमी आर्थ्रोप्लास्टी में हम ये करते हैं कि ह्यूमरल हेड की रिप्लेसमेंट कर देते हैं किसी भी प्रोस्थेटिक मटेरियल से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमरल शाफ्ट के फ्रैक्चर। ह्यूमरल शाफ्ट के फ्रैक्चर में अगर तो सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर है तो हम क्या करेंगे, स्लिंग और स्प्लिंट अप्लाई कर देंगे 2 to 3 वीक्स के लिए। लेकिन अगर ओपन फ्रैक्चर है साथ में उसके वैस्कुलर इंजरीज़ है या फिर एक ऐसा पेशेंट आए जिसके अंदर मल्टीपल इंजरीज़ है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। मोस्टली हम ओपन रिडक्शन करते हैं, इंटरनल फिक्सेशन करते हैं प्लेट के थ्रू और इंट्रामेडुलरी नेलिंग के थ्रू, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर की? इसमें नॉन यूनियन हो सकती है, मींस के बोन के पार्ट आपस में जो है वो यूनाइट ही ना करें दोबारा, या फिर रेडियल नर्व पाल्सी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर। डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर लेस कॉमन होते हैं, मोस्टली नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर होंगे तो इनमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होंगे ह्यूमरस के? कॉन्डाइलर होंगे, इंट्राकॉन्डाइलर हो सकते हैं, टी शेप्ड हो सकते हैं, वाई शेप्ड हो सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इनका क्या है? फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे हम? अगर तो मिनिमली डिस्प्लेस्ड और अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे नॉन ऑपरेटिवली। अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम ओपन रिडक्शन कर सकते हैं और साथ में इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स है एल्डरली ओस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में तो हम फिर उसमें आर्टिफिशियल जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस कॉमन होते हैं बच्चों के अंदर और ये बच्चों में एल्बो के अराउंड जो है वो कॉमन होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज का क्या होता है कि फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस को हम दो में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक एक्सटेंशन टाइप है और एक फ्लेक्जन टाइप है। एक्सटेंशन टाइप 97% होती है और फ्लेक्जन टाइप 3% होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंशन टाइप जो कि 97% इन्वॉल्व कर रही होती है। एक्सटेंशन टाइप जो है इसमें भी अगर 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में क्या होता है कि फ्रैक्चर्स आर अनडिस्प्लेस्ड, फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड होते हैं। टाइप 2 में फ्रैक्चर्स एंगुलेटेड होते हैं पोस्टीरियरली, लेकिन जो पोस्टीरियर पेरियोस्टियम है वो इंटैक्ट रहती है, उसका कोई डैमेज नहीं होता। टाइप 3 में क्या होता है कि फ्रैक्चर्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और फ्रैगमेंट्स की ओवरलैपिंग हो जाती है। अब हम इन तीनों टाइप्स के ट्रीटमेंट देखते हैं। टाइप 1 का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटेड कंजर्वेटिवली। टाइप 2 में हम क्या करते हैं? क्लोज रिडक्शन करते हैं, साथ में हम एल्बो को 90 डिग्री पे फ्लेक्स करके कास्ट फिक्सेशन कर देते हैं। टाइप 3 में हम क्या करते हैं कि एनेस्थीसिया के अंडर क्या करते हैं? ट्रैक्शन और मैनिपुलेशन के ज़रिए रिडक्शन कर रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस की? वैस्कुलर इंजरीज हो सकती हैं, इसमें ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी हो सकती है, नर्व्स की इंजरी हो सकती है, रेडियल नर्व की, अल्नर नर्व की, मीडियन नर्व की। वॉल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। वॉल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर हम जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम को बोलते हैं। और माल यूनियन या नॉन यूनियन हो सकती है।